कुछ लड़कों को जब आपने रखा और फिर उसको आगे प्रोड्यूस नहीं करने दिया या उस तरह बनाया नहीं, तो कितना बड़ा ये नुकसान है ये? देखिए जो इस वक्त सिलेक्शन हुई थी पीएसएल के ऊपर, देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट आमिर और इमाद वंडरफुल प्लेयर्स, उस्मान भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिस तरीके से एक पीएसएल के ऊपर उनको टीम में लाया गया और उसी पीएसएल के परफॉर्मर्स को नहीं रखा गया जिसमें मोहम्मद अली ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फिर कहते हैं जी वो सिर्फ मुल्तान के पिचेस पे इफेक्टिव था तो नहीं था, लेकिन इन दी एंड आप इन टोटल देखें तो उसने बॉलिंग हर जगह अच्छी की। फिर उसके बाद आपका उसामा मीर का आपने नाम लिया, उसकी परफॉर्मेंस थी, इस तरह और भी प्लेयर होंगे जिनकी परफॉर्मेंस होगी, तो आपने सिंगल आउट किया जो प्लेयर्स आपको चाहिए थे, ठीक है, विच इज़ फाइन, लेकिन आप फिर क्या कर रहे हैं, फिर आप पीछे जा रहे हैं। अगर आपने अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और इसके अंदर भी आपको जारी बात है सिलेक्शन प्रोसेस से आपको होगा कि यार अच्छी से अच्छी टीम बनाए, बट आपका जो जब तक आप डोमेस्टिक को जो आपके प्लेयर्स सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, इवन के जो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, ये भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं अभी, तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस के बाद में बात करते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए ना, उसमें आप फिटनेस चेक करें प्लेयर्स की, उसमें आप उनकी परफॉर्मेंस चेक करें और फिर जाके कोई चाहे नया हो या पुराना हो, मैं नहीं कहता कि यार कि ये पीछे वाले ना, लेकिन प्रोसेस उसका ठीक होना चाहिए। अगर आप प्रोसेस ऐसा करेंगे कि यार के मर्जी से 2-3 प्लेयर आपको चाहिए तो बस आप निकाल लें, फिर आप मैसेज क्या दे रहे हैं पूरी डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको, जो पीएसएल में इवन के डोमेस्टिक से खेलते हुए आ रहे प्लेयर हैं वो उनके परफॉर्मर को क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आई फील कि अगर आपने इस तरह की सिलेक्शन करनी है, अब जैसे उमर है, अहमद है या कोई भी प्लेयर्स हैं जो समझते हैं वो कम बैक कर सकते हैं, तो आई फील कि दिस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी से आप जो एक चीज़ क्विक फिक्स के अंदर आती है, आई फील कि आप अभी से उनका फिटनेस कैंप लगाएं, ठीक है, अभी से उनको कहते हैं कोई और लीग नहीं आप खेलेंगे, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उन सब को ये होगा कि आप यहाँ पे फिटनेस कैंप करें, अपनी फिटनेस को बेहतर करें, इन्वेस्ट करें उन प्लेयर्स के ऊपर जिनको आप समझते हैं कि ये कम बैक कर सकते हैं, या आप नए प्लेयर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी तक खेल सकते हैं, आप उनका फिटनेस कैंप लगाएं, उसी के अंदर उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो, वो एनसीए में रहें ज़्यादातर टाइम, और वहाँ पर रहने के बाद उनकी जो डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स हैं डिज़ाइन ऐसे करें, और आई एम श्योर कर भी रहे होंगे कि वनडे टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएँ बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, तो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस फिर गेज की जाए, उससे फिर आपकी सिलेक्शन हो। उसके अंदर आप वनडे टूर्नामेंट प्रॉपर भी रखें, उसमें रेगुलर वनडे टूर्नामेंट भी रखें जिसमें आपकी कम टीम आपकी क्वांटिटी भी आ जाएगी, फिर एक कम टीमों का टूर्नामेंट करा के जिसमें बेस्ट परफॉर्मर्स हों, फिर उनको रिफाइन करें और ज़्यादा, और उसके बाद आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट करें, लेकिन आप उनका ये ना करें कि यकदम से उन प्लेयर्स को वापस बुला लें, उसका एक प्रोसेस हो, उनकी मेहनत हो, आप जब वो खेलें तो पता लगे कि प्लेयर फिट होके आए हैं, प्लेयर रेडी होके आए हैं और परफॉर्म करके आए हैं। तो आई थिंक किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पहले थोड़ी सी बेस बनानी है, आपने ट्रेनिंग करवानी है, फिर जाके अब ये नहीं है कि एक टूर्नामेंट में किसी ने परफॉर्म किया है तो एकदम आप समझें कि वो इंटरनेशनल पे भी परफॉर्म करेगा, डोमेस्टिक, और उसमें जब तक आप उस लेवल तक आपकी फिटनेस नहीं आती, आई फील के 2020 में तो फिर कुछ चल गया, 50 ओवर में तो एक्सपोज हो जाएगी आपकी फिटनेस, आपकी फील्डिंग क्या होता है 30 ओवर के बाद आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है अगर आप फिट ना हो तो। आई थिंक 50 ओवर को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बहुत अमल दखल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही, जैसे आजम खान के ऊपर या बाकी कुछ प्लेयर के ऊपर, माद की इवन फिटनेस के ऊपर हमें भागते हुए नजर आया, जिस तरह की उसकी थी रनिंग बिटवीन द विकेट इंडिया के मैच में, बड़ा वो ऑब्वियस था कि वो फिट नहीं है। थोड़ा सा आज के मैचेस के वाले से बात करते हैं। न्यूजीलैंड और हमने देखा कि मैच खेला, युगांडा का खेला गया, 40 रन पे उन्होंने आउट कर दिया और एक विकेट पूरा हो गया, बट न्यूजीलैंड के लिए इट इज़ क्वाइट लेट, वो ऑब्वियसली इवेंट से बाहर हो गया, ये पाकिस्तान की तरह दूसरी बड़ी साइड थी जो बाहर हुई है, इस हवाले से बताइए। और दूसरा साउथ अफ्रीका के हवाले से भी, आल दो के दे हैव क्वालिफाइड, बट बड़ा रेयर, हर मैच वो 2 रन 4 रन से बांग्लादेश से बड़ी मुश्किल से जीते। उससे पिछला मैच भी मिलर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, और आज भी 115 उन्होंने नेपाल के गेस करना था, किया था, बड़ी मुश्किल से वो 1 रन से जीत पाए। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या लगता है, पिचेस का मसला है या ये जो एसोसिएट टीम्स है ये अब टकरा करने के लिए बिल्कुल रेडी है? देखिए, हम काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जब कंडीशंस थोड़ी टफ हो जाती हैं तो जो लेवल ऑफ द टीम है ना, जो स्किल लेवल है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि एक बहुत तगड़ा बैटर अगर एक हल्की पिच पे जिस पे बैटिंग इतनी ईजी नहीं है, वो भी शायद उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता, जो प्लेयर अपना दिखा सकता है वो नहीं दिखा पाता, क्योंकि पिच की कंडीशन ऐसी होती है। और फिर दूसरी टीम है वो उसमें जितना भी, क्योंकि लो टोटल्स हो जाते हैं,
तो वो आप एक प्लेयर ने भी अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप उस टोटल तक पहुंच सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने रीजनेबल स्टार्ट किया, स्लो स्टार्ट था, लेकिन मतलब कि इतना नहीं था, लेकिन उनके लेग स्पिनर जो थे नेपाल के, उनका नाम कुशाल भोटल करके, वो बहुत 19 रन देकर उन्होंने 4 आउट किए और मिडिल ऑर्डर को उन्होंने पूरा हिला के रख दिया। तो आई थिंक ये 115 अगेन तबरेज़ शमसी ने भी 4 फिर सेकंड इनिंग में तबरेज़ शमसी ने 4 आउट कर दिए। आई थिंक सेम एनालिसिस उनके भी थे। 19 पे लेकिन अगेन जितने मैच इनके साउथ अफ्रीका के देखे, नेल बैटर हुए ऑलमोस्ट। बांग्लादेश से भी वो ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, नेदरलैंड से भी 12 रन पे 4 आउट हो गए थे उनके, और एक टाइम पे लग रहा था कि वो हार जाएंगे। और एक मैच और ये वाला भी उनका ऐसा हुआ, अगर वो बैट रोल कर देता एंड पे और सही तरह लगा देता, वो तो मुझे अपने एकेडमी की याद आ गई कि कई दफ़ा ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं।